वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम ग्रोन टेररिज्म या फिर व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम टेररिज्म को लेके। प्रेजेंटली अगर देखा जाए ये जो फेज है ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। जब से दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है तब से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये लॉन्ग टर्म में इंडिया में हमेशा ही रहा है, मगर इस लेवल पे हाईलाइट नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है या फिर ये कैसे शुरू हुआ है या फिर इंडिया में ये कैसे ऑपरेट करता है, सारा जो डिटेल्स है आज हम लोग इसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग पास्ट में जाए और 1977 में देखें तो इंडिया में एक ग्रुप फॉर्म हुआ था उस टाइम में जिसको सिमी नाम से जाना जाता है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और यही एक ऐसा ग्रुप है जो पहले होम ग्रोन टेररिज्म को इंडिया में सपोर्ट किया था। कैसे? जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ था तब इस ग्रुप का काम था इंडिया में जो मुस्लिम्स है उन लोग का जो मेजर प्रॉब्लम है उस सारे प्रॉब्लम पे काम करना। स्पेशली ये एक एनजीओ टाइप ग्रुप था जो अपने तरफ से इंडियन मुस्लिम्स के जो प्रॉब्लम है डिफरेंट लोकेशन में उन पे काम करना चाहता था। ऑन द अदर साइड यही काम करने के जो शुरुआत है इसमें ये लोग हमेशा टारगेट किया है मुस्लिम एजुकेशन को लेके। और अगर हम लोग पास्ट में जाए दुनिया में कोई भी कंट्री को देखे जहां कोई एक ऐसा ग्रुप फॉर्म होता है जो हमेशा कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई एडुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये सारा जो ग्रुप है ये रेडिकलाइज हो जाता है। वही हुआ था सिमी के साथ, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के रैडर में ये ग्रुप पहले ही आ गया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता था अगर कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, आगे जाके ये रेडिकलाइज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और यही रेडिकलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आते हैं 1990 में। 1990 में अगर हम लोग देखें, कश्मीर घाटी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने तरफ से ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें अगर हम लोग लश्कर को देखें, लश्कर का मेनली जो फंडिंग था वो पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था, आईएसआई के द्वारा। ऑन द अदर साइड सारे लश्कर के जो ट्रेनिंग होता था उस टाइम में होता था अफगानिस्तान में। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, हिजबुल मुजाहिदीन भी उस टाइम में कश्मीर घाटी में काफी एक्टिव था। हिजबुल मुजाहिदीन जो अपना फॉर्मेशन किया था वो कुछ फॉरेन टेररिस्ट थे, साथ ही साथ कुछ इंडिजीनियस भी थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन अपने तरफ से काम करने का कोशिश कर रहा था एक ऐसा मिक्स मैन पावर लेके जिसको यूज करके वो कश्मीर का जो लोकल ऑपरेशन है उसमें आगे जाकर उनको हेल्प मिले, साथ ही साथ जो फॉरेन जो फंडिंग है वो फंडिंग को यूज करके जो फॉरेन इंस्ट्रक्शन है उसको कश्मीर घाटी में एस्केलेट कैसे किया जाए, यही उन लोगों का मेन उस टाइम में मोटो हुआ करता था। जब 2000 में IC 814 के हाईजैकिंग के बाद मौलाना मसूद अजहर को इंडियन गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ा, आगे जाके वो जैश ए मोहम्मद फॉर्म किया और यही जैश ए मोहम्मद बाद में आके कश्मीर घाटी में एक्टिव हुआ और वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेररिस्ट रिलेटेड ऑपरेशन है वो पहले तो कश्मीर, बाद में वो इंडिया के डिफरेंट लोकेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया। 1989 से 2000 तक लश्कर जो है ये कश्मीर में काफी ज्यादा एक्टिव रहा और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इंडिया अपने तरफ से लश्कर के ऊपर ऑपरेशन करता गया और लश्कर का जो पावर है वो कश्मीर में डिक्रीज होता गया। बाय द एंड ऑफ 2000 ये काफी कम गया था और लश्कर पहले जैसा एक्टिव नहीं था कश्मीर में। इसके बाद 2001 एक ऐसा साल है जिसमें पूरा गेम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि 2001 में 9/11 अटैक हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यूएस का प्रेशर आया कि आप लोगों को ये सब कुछ पता था, आप लोग हम लोग को नहीं पता है। आईएसआई को अपना जो भी एक्टिविटी था ये घटाना पड़ा। ऑन द अदर साइड यही वो टाइम था जब सिमी मतलब स्टूडेंट इस्लामिक फ्रंट ऑफ इंडिया अपने तरफ से एक्टिव हुआ और वो अपने तरफ से रैली करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो जो लादेन या फिर अलकायदा का जो भी मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने गया और इसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया और सिमी के जितना भी एक्टिविटी था वो सारे एक्टिविटी को पहले मॉनिटर किया गया और इनके जो लीडर्स थे इनको पकड़ा गया और सिमी को इंडिया में कंप्लीटली बैंड कर दिया गया। 2000 में 9/11 अटैक के बाद 2001 में पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर रहा, जिसके वजह से पाकिस्तान अपने तरफ से इंडिया के ऊपर कुछ एक्टिविटी करना चाहता था, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान को एक टाइम में ये भी डर लगने लगा कि वो लोग अपने तरफ से जिस तरह से ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया है या फिर उन लोगों के जो क्रिएशन है वो लोग के अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि वो आईएसआई के अगेंस्ट में ही चला जाए, जिसकी वजह से वो अपने तरफ से अपना होम ग्रोन प्रोडक्ट हाफिज सईद को पीओके से कराची बुलाया और प्रोजेक्ट कराची को डिजाइन किया। प्रोजेक्ट कराची क्या है? प्रोजेक्ट कराची में हाफिज सईद को कराची में बुलाया। उस टाइम में दाऊद भी कराची में था और दाऊद के साथ हाफिज सईद को बिठाया गया
और वो लोग प्लान करने लगे कि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना है, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए दाऊद का जो नेटवर्क है वो यूज करने का कोशिश किया गया। दाऊद के साथ जब बात किया हफीज सईद ने, तो दाऊद का सजेशन था कि भाई ये जो सिमी है इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया, मगर इनके जो कुछ एक्टिविटीज है ये अभी भी अंडरग्राउंड है, इन लोग को हम लोग यूज करेंगे, आगे जाके इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जाके क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर इन सारे जो लीडर्स है या फिर जो भी ये एक्टिविस्ट है, इन सबको दुबई में लिया जाएगा इंडिया से, और दुबई के बाद वहां से कराची में जाके इन लोगों को टोटली ट्रेनिंग दिया गया हाफिज सईद के लीडरशिप के अंदर, जिसमें इन लोगों को सिखाया गया कि कैसे जो इजी अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे बॉम्ब बनाया जाता है, और वही बॉम्ब को यूज करके आगे इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में ब्लास्ट किया जाएगा। ये लोग पाकिस्तान के कराची से ट्रेनिंग लिया, फिर ये लोग इंडिया में वापस आया और ये इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में फैल गया। जो होम ग्रोन टेररिज्म है ये अपने तरफ से ग्रो करने लगा, जिसमें इन लोगों को डिफरेंट टाइम में गाइड किया गया कि डिफरेंट जो नॉर्मली अवेलेबल प्रोडक्ट है उसको यूज करके कैसे बॉम्ब डेवलप किया जाएगा, और वही बॉम्ब को यूज करके ये लोग खुद ही इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। और यही प्रोजेक्ट को कराची प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है। 2004 में ये अपने काम करना शुरू हुआ। उसके बाद 2005 और 2006 में अगर हम लोग देखें डिफरेंट लोकेशन में इंडिया को टारगेट किया गया। यही कराची प्रोजेक्ट का एक और पार्ट था, जिसमें 2006 में पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट जो है वो बनाया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसमें अगर हम लोग देखें ये पॉपुलर फ्रंट जो है ये पहले एक ग्रुप करके बना था, ऑन द अदर साइड आगे जाके ये पॉलिटिकली भी साउंड करना शुरू कर दिया। मगर इसी पॉपुलर फ्रंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो पॉलिटिकली साउंडेड होने के वजह से वो लोग अपने तरफ से कराची में जाके वाया दुबई ट्रेनिंग लेता था, और इंडिया में आके डिफरेंट लोकेशन में ये लोग टेररिज्म जो है वो स्प्रेड कर रहा था। और पीएफआई का जो पार्ट मेनली टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा था, वो लोग आगे जाके इंडियन मुजाहिदीन नाम से जाना शुरू हुआ। तो नो डाउट अगर देखा जाए आईएसआई का ही एक प्रोडक्ट है पीएफआई, और पीएफआई का ही प्रोडक्ट है ये इंडियन मुजाहिदीन। 2008 से 2013 तक एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में इंडियन मुजाहिदीन सबसे ज्यादा एक्टिव था, जिसके वजह से पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये बोलने का चांस मिल गया कि भाई हम लोग इंडिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, इंडिया में जो माइनॉरिटीज है वो लोग प्रॉब्लम में है, वो लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं, और वही जो प्रोटेस्ट है वो इंडियंस जो है वो हम लोग के ऊपर डाल देते हैं। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये एक मेजर प्रॉब्लम था उस टाइम में, मगर ये जो प्रॉब्लम था इसको आईबी के जो चीफ थे उस टाइम का शहीद आसिफ इब्राहिम, वो अपने तरफ से इंडियन मुजाहिदीन का कमर जो है वो कंप्लीटली तोड़ा था। मतलब इंडियन मुजाहिदीन को खत्म करने के पीछे जो सबसे बड़ा जिसका कंट्रीब्यूशन था वो थे आईबी के चीफ शहीद आसिफ इब्राहिम उस टाइम में। अब आते हैं 2014 से 2019 तक कश्मीर घाटी में। इस टाइम में अगर हम लोग देखें हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो अपने तरफ से मेनली जो फोकस कर रहा था वो है कश्मीर के यूथ, या फिर उन लोगों को डिफरेंट वे में, चाहे वो डिजिटल वे को यूज किया जाए, उन लोग को रेडिकलाइज करने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लश्कर को देखें, जैश को लेके, ये लोग इंडियन आर्मी या फिर इंडियन जो मिलिट्री है उनको डिफरेंट वे में टारगेट कर रहा था। यही सेम टाइम में मतलब 2014 से 2019 के बीच में आईएसआईएस इंडिया में अपना जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो स्टार्ट किया था, जिसमें वो लोग 3 तरह का जो ग्रुप है वो फॉर्म किया था। पहला जो संगठन है उसका नाम है हरकत एसबी इस्लामी, दूसरा है यूसुफ अल हिंदी, और तीसरा है अंसर उल तौहीद। ये तीनों संगठन के साथ आईएसआईएस उस टाइम में इंडिया में काफी ज्यादा एक्टिव होने का कोशिश कर रहा था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए आईएसआईएस जो था वो आपका अलकायदा का ही एक पार्ट था, मगर अलकायदा के जो साथ आईएसआईएस का जो कनेक्शन था इसके बीच में कुछ दरार आया था, जिसके वजह से आईएसआईएस खुद को इतना ज्यादा ग्रो कर लिया था, अलकायदा के एक इमेज में एक प्रॉब्लम हो रहा था। उस टाइम में अलकायदा जाके पाकिस्तान के जो आईएसआई है उनको बोला कि भाई हम लोग भी इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के जो आईएसआई है इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया। तो वो लोग बोला ठीक है हम लोग आपको ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, आप लोग भी इंडिया में जाके ग्रो कीजिए, वहां फंक्शन कीजिए, जिसकी वजह से अलकायदा ने पीएफआई को रीग्रो करने का कोशिश किया था इंडिया में। मगर ये जो सिचुएशन था ये काफी टफ था, मगर अलकायदा अपने तरफ से कोशिश करता गया, और इसी का जो मैनिफेस्टेशन था ये हम लोग शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट है उसको हम लोग देख सकते हैं। और ये देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया था कि भाई अभी प्रेजेंटली जो है आईएसआई के अगेंस्ट में कोई काउंटर स्टेप लेने से अच्छा है कि आईएसआई का जो होम ग्रोन प्रोडक्ट है या फिर आईएसआई इंडिया में जो विंग्स क्रिएट किया है उन लोग के अगेंस्ट में एक एक करके स्टेप लिया जाए,
जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट या फिर हमारे जो इंटेलिजेंस है वो काफी अपना टाइम इन्वेस्ट किया और उन लोग को पता चला ये टोटल जो चेन इंडिया में रन कर रहा है और एक एक करके सबको टारगेट किया गया। इसमें सबसे पहले जो टारगेट किया गया है वो था PSI और वही जो रिवर्स चैनल है उसको फॉलो किया गया, जिसके वजह से एक एक करके सारा जो संगठन थे वो उनका जो काम था, उनका जो टोटल नेटवर्क था उसको कोलैप्स किया गया। ऑन द साइड ये सब होने के बाद भी जैश का जो कम्प्लीटली नेटवर्क था उसमें अंसर गजातुल हिंद जो था वो इंडिया में एक्टिव था, जिसके वजह से ही हम लोग देखे ये जो इकोसिस्टम जिसमें डॉक्टर्स को यूज किया गया है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको कम्प्लीटली आगे जाके एस्केलेट किया था और इसमें जैश का नाम सामने आया। ऑन द अदर साइड अगर जब अलकायदा के साथ अलकायदा का टोटल जो नेटवर्क इंडिया में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया उसके बाद अलकायदा बोला कि भाई हम लोग इंडिया में काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट जो कराची बना था उसमें भी हम लोग कभी हेल्प किए थे। ऑन द अदर साइड वो पूरा कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो गया, तो हम लोग फिर से जाके हम लोग नेटवर्क वहां ग्रो नहीं करेंगे। मगर जैश ने ये बात सुना नहीं, जैश को चाहिए था कि इंडिया में हम लोग एक्टिव रहेंगे और जैश का ये जो एक्टिव रहना था इसके वजह से 2025 में भी वो लोग होम ग्रोन टेररिज्म या फिर व्हाइट कॉलर टेररिज्म या फिर व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम टेररिज्म को कंप्लीटली फंड कर रहा था। और इसी का जो टोटल नेटवर्क था जो हम लोग देखे दिल्ली गाजियाबाद में पकड़ा गया, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम है और जिसके वजह से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था लाल किला में वो भी हम लोग के सामने आया। तो ये था टोटल हिस्ट्री जो कि हम लोग को जो ये टोटल होम ग्रोन टेररिज्म या फिर व्हाइट कॉलर टेररिज्म या फिर जो टेररिज्म सिर्फ इंडिया में रह के इंडियन जो कुछ भी एलिमेंट्स है उन लोगों को फंड करके यूज करके इंडिया के अगेंस्ट में आगे जाके एस्केलेट किया जाता है या फिर इंडियंस के अगेंस्ट में एस्केलेट किया जाता है, ये हम लोग को इस टोटल एपिसोड से पता चलता है। होपफुली आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज द फैक्ट्स बिहाइंड, हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड को आप फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अगर ये करते तो हम लोग को बहुत सारा हेल्प मिलता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए काफी सारा धन्यवाद।